प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज की इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका आज ये पार्ट 4 आप लोगों के लिए तैयार है। दोस्तों, पढ़ाई का एक अच्छा समय आ गया है। परीक्षा की दृष्टि से परीक्षाएं भी खुल रही हैं और कुछ नोटिस भी आना शुरू हो गए हैं। इसलिए पढ़ाई को ठीक से कंटिन्यू कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अगर अब सो जाएंगे तो फिर ये कोरोना पूरा साल खा जाएगा। लॉकडाउन में पूरी किस्मत आपकी लॉक ना हो जाए, इसलिए अब अध्ययन को सुचारू कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज की श्रृंखला में किस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और हाँ, बता दें, आज के जो प्रश्न है वो कई परीक्षाओं को ध्यान में रख के तैयार किए गए हैं, और विशेष रूप से वो जो अभी जेल वार्डन की परीक्षा होने वाली है उसको भी ध्यान में रखते हुए अब सीरीज को चलाने की शुरुआत कर दी गई है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जेल वार्डन वाले छात्र भी वीडियो को अवश्य देखें। आज का पहला प्रश्न है, किस युद्ध को ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? मतलब ऐसा कौन सा युद्ध था, कौन सी लड़ाई थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में निर्णायक सैन्य सफलता मानी गई? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बक्सर का युद्ध, बी है प्लासी का युद्ध और सी है पानीपत का युद्ध। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या है इस प्रश्न का आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर पूछा गया है जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में निर्णायक सैन्य सफलता, तो वो इनको मिली थी बक्सर के युद्ध में। और इस तरह से प्रश्न 1 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो प्रश्न के ऑप्शन को देखते हुए कि भाई उस समय ऑप्शन ए में औरंगजेब है, ऑप्शन बी में शाह आलम प्रथम है, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। तो आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, शाह आलम द्वितीय। दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यहाँ से 2 प्रश्नों को मिला के फिर से 2 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो ये बताना है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, और दूसरा ये बताना है कि बक्सर का युद्ध किन किन लोगों के बीच लड़ा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। देखिए, एक प्रश्न आपने पहले देखा नंबर 1 पे, अब फिर से प्रश्न को घुमा के प्रस्तुत किया गया है। आइए देखते हैं, आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बदल दिए गए हैं और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ये जांच लेते हैं। प्रश्न की भाषा को समझेंगे। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, और इस लाइन में भी क्या है, निर्णायक सैन्य सफलता। तो यहाँ से देखकर कॉमन बात लग रही है, दोनों के आंसर सेम हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध इस प्रश्न का भी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? भाई रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था। रॉबर्ट क्लाइव दोबारा आया था, उस समय उसने लौटने के बाद जो है इलाहाबाद की संधि की थी। आपको बताते चलें, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, और 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी उससे पहले जो है अंग्रेज बक्सर का युद्ध लड़ चुके थे। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था। आपको बता दिया है कि इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव लौट के आया था। चलिए देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान, बी सिताब राय और सी है राय दुर्लभ। आंसर देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। आंसर होगा इसका मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान को इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में पराजित किया था? प्रश्न कहता है कि लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में पराजित किया था? आइए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी मुंगेर का युद्ध, ऑप्शन डी बांडीवास का युद्ध। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है। आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा सी रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को ही भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। दोस्तों, बताते चलें कि ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़रूरी हैं। या तो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या इनके रिपीट होने की संभावना है, या पूछे जाने की अत्यंत संभावना है। इसलिए इनकी लैंग्वेज को इस तरह से सेट करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
पूरा वीडियो देखकर ही जाया करिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाया जा रहा है इसीलिए। क्वेश्चन 7 को देखते हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र की थी राजधानी। वो ऑप्शन में देखते हैं कौन है वो व्यक्ति। ऑप्शन ए अली वर्दी खां, ऑप्शन बी मीर जाफ़र, ऑप्शन सी मीर कासिम और ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा सी मीर कासिम। मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। मीर कासिम जो है मीर जाफ़र का दामाद और भतीजा था। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, बंगाल की गद्दी पर बैठाया। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद मीर कासिम समझ गया कि अंग्रेज़ों के साथ रहना मुश्किल है और अपने आप को मजबूत बनाना, शक्तिशाली बनाना बहुत आवश्यक है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की और अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करवाना प्रारंभ किया था, जिससे अंग्रेज नाराज़ हो गए थे और फिर मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज सबसे पहले निम्न में से किस पर्वतीय जाति के संपर्क में आए थे? दोस्तों इसकी भूमिका बता दूं इस प्रश्न की। ये प्रश्न किस तरह से निकला और कैसे बना और क्यों ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहा है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए ये बात एक अच्छी महत्व रखती है। भूमिका ये है इस प्रश्न की। कल आपने इससे पिछले वीडियो में एक प्रश्न देखा था और प्रश्न ये था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने सौंपी थी। आप लोगों ने कमेंट करके भी उसके बारे में बहुत कुछ बताया था। आइए इसके बारे में देख लेते हैं कहाँ से। जब जो है अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, उसी समय अंग्रेज़ जो है एक पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। और वो पर्वतीय जनजाति है कौन सी, ऑप्शन में देख लेते हैं। तो प्रश्न 8 का आंसर होगा बी, खासी जनजाति। वर्तमान में ये खासी जनजाति जो है भारत के मेघालय राज्य में पाई जाती है और ये तीनों ABC में जो तीनों जनजातियां हैं ये तीनों ही मेघालय से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? ये राजस्व की वसूली से संबंधित थी, लगान की वसूली से संबंधित थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और प्रश्न है कि अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की थी? देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था आई थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कहाँ की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए, बंगाल प्रेसिडेंसी, बी है मद्रास प्रेसिडेंसी और सी है मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी, कौन गवर्नर था उस समय। प्रश्न 11 है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? देखिएगा प्रश्न कहता है कि जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तब अफीम भारत में किस राज्य में ज़्यादा उत्पादित हो रहा था या किस क्षेत्र में ज़्यादा पैदा होता था अफीम, है ना। देखिए ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है असम। देखिए इस प्रश्न को आज के तरह से समझ लेते हैं कि आप लोग देखते होंगे आते जाते कहीं पर भी जो है कुछ लोग जो है किसी इनमें से किसी एक क्षेत्र के लोग ज़्यादा जो है नशे का सेवन करते हुए पाए जाते हैं। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का ज़्यादा सेवन करते हुए आपको प्रतीत होते हैं। वास्तविकता कुछ भी हो लेकिन ऐसा महसूस होता है आपको। तो आंसर मिल गया होगा, 11 का आंसर होगा ए, बिहार। बिहार में उस समय अफीम का उत्पादन ज़्यादा होता था, तो याद कर सकते हैं। जबकि वर्तमान में बिहार में शराबबंदी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, बी, एमएन राय, सी, जयप्रकाश नारायण।
आंसर होगा क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैडलर आयोग निम्न में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए न्यायपालिका से, बी पुलिस प्रशासन से, सी शिक्षा से। तो आंसर है क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी, शिक्षा से सैडलर आयोग संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? प्रश्न है कलकत्ते में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो, बी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है केशव चंद्र सेन और डी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? किसने स्थापना की थी? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसेप। आंसर की तरफ चलते हैं। 15 का आंसर होगा ए, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? देखिएगा ऑप्शन सेना सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से और ऑप्शन सी कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा से। तो लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? दोस्तों आपको बता दूं हंटर कमीशन का संबंध शिक्षा से था। अब बात यह है कि ऑप्शन तीनों शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, बी है टेक्निकल एजुकेशन और सी है प्राइमरी एजुकेशन। तो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा को बल दिया गया था, इसी के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो आंसर हो गया 17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए है MM मालवीय, मदन मोहन मालवीय, बी है एनी बेसेंट और सी है हार्डिंग। प्रश्न कहता है कि BHU का शिलान्यास किसने किया था? तो आंसर होगा इसका 18 का ए, मदन मोहन मालवीय ने BHU का शिलान्यास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 19 बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा गया है और ये कब पूछा गया है? जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। प्रश्न को काफ़ी अच्छे से उलझाया गया है और क्योंकि हम अभी पूछ भी चुके हैं आपसे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, आप ईयर उसका कमेंट करके बताएंगे। जब तक ईयर क्लियर नहीं है तो गवर्नर जनरल बहुत मुश्किल होगा टिक कर पाना आप लोगों के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 19 का बी, हेस्टिंग्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए वकालत की थी? मतलब उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, उस पर विशेष जोर दिया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गांधी, बी है तिलक, सी है विवेकानंद और डी है मालवीय, मतलब मदन मोहन मालवीय। तो क्वेश्चन 20 का आंसर होगा डी, मदन मोहन मालवीय। दोस्तों आप लोग लगातार इसी तरह चैनल पर बने रहिए, अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। मैं लगातार आप लोगों की सहायता के लिए तैयार हूं और अच्छे से अच्छे प्रश्न ला रहा हूं और पूरी कोशिश रहेगी आपको जो भी परीक्षा आ रही है उससे रिलेटेड पूरी सीरीज आपको प्रदान की जाएगी, जिससे आप अपना जो है बेस्ट दे पाएँ परीक्षा में और सिलेक्शन पाएँ।